शिवनगर नामक गांव में मोहन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ रहता था। उनकी आर्थिक हालात बहुत खराब थी। वह बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सुबह सुबह मोहन के घर गांव का जमींदार बलदेव सिंह आता है और कहता है, मोहन, मुझे तुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। सेठ जी, हमें बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कल परसों तक मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। जैसे ही वह वापस आएगा, मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो आपके सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या अब आप सिर्फ 2-3 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा, ठीक है, मैं तुझे 3 दिन की और मोहलत देता हूं। अगर 3 दिनों में मुझे मेरे पैसे नहीं मिले, तो मैं तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। मोहन से ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब राधा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2-3 दिनों में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने? वह कितना गुस्से में था। वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, मेरी बिरजू से बात हुई थी कुछ दिनों पहले। बिरजू ने कहा है वह जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसने ये भी कहा कि आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। देखते देखते 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन बिरजू नहीं आता है, जिस कारण दोनों बाप बेटी बिरजू का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी मोहन के घर आकर बोलता है, अरे मोहन काका, गजब हो गया। वो जिस कारखाने में आपका बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और इस कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर मोहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, यह क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम कैसे जिएंगे? मोहन और राधा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। इसी तरह बिरजू के हादसे की घटना को 2 दिन बीत जाते हैं। तभी मोहन के गांव में एक आदमी शहर से सूटकेस लेकर आता है। जिस वक्त वह आदमी गांव में दाखिल होता है, उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। जमींदार को देख वो आदमी कहता है, अरे भाई साहब, जरा सुनिए। यहाँ मोहन जी का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो शायद जानते ही होंगे कि मोहन जी के बेटे की कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वह सब लेकर बिरजू घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले यह दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए मुआवजे के पैसे भेजे हैं। मैं उसके वहीं सब पैसे उसके पिताजी मोहन जी को देने आया हूं। यह सब सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही मोहन हूं। इसने कौन सा मोहन को देखा है? इससे सारे पैसे मैं ले लूं। वैसे भी मोहन ने मुझसे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। हाँ, पर इसके लिए मुझे इससे पैसे लेकर इसे यहीं से भगा देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। मैं ही मोहन हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ मोहन जी, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। यह लीजिए आपकी अमानत। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वह आदमी मोहन के पैसे बलदेव को देकर वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। और जैसे ही वह सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ बलदेव पैसे पाकर बहुत खुश था और वहाँ दूसरी तरफ मोहन के घर पर दुख का आलम था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से बिरजू के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर यह कैसी परीक्षा ले रहा है। बिरजू ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया।
भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं? कभी कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं भी आपका काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। यही सब के चलते राधा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा राजू जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नजर राधा पर पड़ती है। वह राधा को देखकर उसे पसंद करने लगता है। फिर वह राधा को बिना कुछ कहे जमींदार से मिलने अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त गिरिधर लाल का बेटा हूँ। मेरा नाम राजू है। अरे बेटा राजू, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं आया हूँ। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। अच्छा, तो तुमने अब अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर लिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। अब पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए अब मुझे ही करना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की बेटा? वो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं वह कौन है? रुको राजू बेटा, तुम तब तक बैठो, मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही बेटी सीमा दिखाई देती है, क्योंकि जब तक जमींदार बाहर आया था तब तक मीरा वहां से जा चुकी होती है। अरे राजू बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी। मुझे लगा कौन है, जाने दीजिए। छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? किसी तरह राजू बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है राजू बेटा को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी सीमा इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चाचा जी, मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर में तो रोज ही रहते हो। हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और घर जाकर डरते डरते अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, आज मैंने गांव में एक लड़की देखी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आपने मुझे आज भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है बेटा। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। हम कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करेंगे। वह भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। अगले दिन राजू के पिता और राजू जमींदार के यहाँ पहुंच जाते हैं। अरे मेरे दोस्त गिरिधर, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है, हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। अरे यार, राजू की वजह से हमें यहां आना पड़ा है। दरअसल राजू को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहां आए हैं। क्या बात है गिरिधर, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो, अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमें उसे देखे बरसों हो गए हैं। जब हमने उसे देखा था तब तो वह 4 वर्ष की ही थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है। अरे बेटी सीमा, जरा यहाँ तो आना। पिता की आवाज सुनकर जैसे ही सीमा अंदर आती है, राजू उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है। अरे चाचा जी, जिसे मैंने कल के दिन देखा था, ये वह लड़की नहीं है। वह लड़की कोई और थी।
ये तुम क्या बोल रहे हो राजू बेटा? तुमने कल के दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखो, शायद तुमने सही से नहीं देखा था। ये वही लड़की है जो कल कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं राजू बेटा ने उस फटीचर मोहन की लड़की राधा को तो नहीं देख लिया? कल वहीं थोड़ी देर पहले कुएं पर पानी भरने आई थी और शायद राजू उसी की बात कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके मोहन और उसकी बेटी को इस गांव से भगाना ही होगा, इससे पहले कि राजू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगा। तुम चिंता मत करो। इन्हीं सब बातों के बीच राजू के पिताजी बोल पड़ते हैं। राजू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहां आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें इनकी बेटी पसंद है, और सच कहूं तो मुझे भी सीमा बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लड़की ठीक लगी है, और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। सीमा में कौन सी कमी है? बहुत समझदार, संस्कारी और अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने कल कुएं के पास देखा था। राजू की बातों से गिरिधर लाल दुखी हो जाता है, क्योंकि राजू ने सीमा से शादी न करके बलदेव सिंह की एक तरह से बेइज्जती कर दी थी। चलो दोस्त, फिर अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं गिरिधर, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मुझसे ही सुनने या समझने में गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लूं। फिर गिरिधर लाल और राजू अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर गिरिधर लाल राजू से बोलता है। अरे राजू, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह आपके दोस्त की बेटी नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने कल देखा था। पर राजू, बात यह नहीं है। बात तो ये हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है, और तुम कहां किसी लड़की की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें सीमा से ही शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं सीमा से शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं उसी कुएं वाली लड़की से शादी करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता भी नहीं है। कहां ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर 1 हफ्ते में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक है, वरना तुम्हें सीमा से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। यहाँ गिरिधर लाल ने राजू के सामने एक शर्त रख दी थी और उधर बलदेव सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजू को पूरे गांव में वही फटीचर मोहन की बेटी ही मिली। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। कहाँ मेरी बेटी और कहाँ वो भिखारी की लड़की राधा? उसकी वजह से गिरिधर के बेटे ने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा मेरी बेटी से शादी करने को। राजू के वापस आने से पहले मैं मोहन को गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे हाँ, उसके बेटे के जो पैसे शहर से आए थे वह तो मेरे पास हैं। अब मैं उससे कर्ज के पैसे वापस मांगूंगा। ना चुका पाए तो उसका घर भी हड़प लूंगा और उसे भगा दूंगा। फिर देखता हूं कौन बनती है गिरिधर की बहू। फिर तो मेरी बेटी ही बनेगी। जमींदार मोहन के घर पहुंचता है और बोलता है। मोहन, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप इसलिए बैठा हूं क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहां नहीं आया। पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। पर तुम तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अब तो मेरा सारा पैसा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटा पाऊंगा? आपको तो पता है, अब मेरा बेटा भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसे तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिनों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ। नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। अपने पिता की इतनी बुरी हालत देख और जमींदार के ताने सुनकर राधा को बहुत बुरा लगता है
और वह अपने पिता से कहती है, चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौटा पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर राधा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर गांव के बाहर वाले जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। इसी के चलते राधा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम राधा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। मैं कितना खुशकिस्मत पिता हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ। जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर राधा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक राधा जंगल से नहीं लौटी थी। इसी वजह से मोहन बहुत परेशान हो जाता है। राधा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर मोहन राधा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में चलते चलते मोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। यहाँ मोहन जंगल वाले रास्ते पर बेहोश हो चुका था और वहाँ राधा घर पहुँच जाती है। इसी सब के बीच राजू राधा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। तभी वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा है। वह फौरन से मोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा, ओ बाबा, आप ठीक तो हो ना? इतना कहकर वह मोहन को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी राधा को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। किसी तरह राजू मोहन को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके घर पहुंचा, राजू की नजर राधा पर पड़ती है। राधा को देख वह हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ चले गए थे? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूं। मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया थे और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर यह वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? तब मोहन अपनी सारी आप बीती राजू को बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उसको एक कारखाने की आग में खो दिया। यह सुनकर राजू बोलता है, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि वह कारखाना हमारा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से वहां आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 5 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या कहा? पर बेटा, यहां तो कोई भी नहीं आया। हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो, हम यहां जंगल में ही क्यों होते। यह सुनकर राजू को धक्का सा लग जाता है। राजू फौरन से बोलता है, बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर रहूंगा। अगले ही सुबह राजू अपने आदमी को लेकर मोहन के घर आता है और पूछता है, बताओ भोला, क्या ये वही है जिन्हें तुमने 5 लाख दिए थे बिरजू के हिस्से के? भोला कुछ देर मोहन को टुकुर टुकुर देखता है और फिर गहरी आवाज में राजू से कहता है, नहीं मालिक, ये वो नहीं है जिन्हें मैंने बिरजू के मुआवजे के पैसे दिए थे। वो तो मैंने मोहन जी को दिए थे। और ये वो नहीं है जिसे मैंने पैसे दिए थे। उसने कहा था कि उसका नाम मोहन है और वह बिरजू के पिता है,
और फिर मैंने वह सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहां से चला आया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सब छोड़ो भोला, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए हैं? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। भोला, मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने वह पैसे दिए हो। थोड़ी देर बाद भोला गांव में उस आदमी की तलाश करके लौट आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया। उस आदमी का नाम मोहन नहीं बलदेव सिंह है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वह मोहन है। इतना बड़ा धोखा! मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। उसने मेरे बेटे के सारे पैसे खुद रख लिए और ऊपर से हमें घर से भी निकाल दिया। बाबा, आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे बस कुछ समय दीजिए। राजू मन ही मन सोचने लगता है। अच्छा, तो यह बात है। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर राधा और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया, ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की सीमा से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर राजू भोला को लेकर जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार भोला को देखता है, वह हक्का बक्का रह जाता है। तभी भोला बोलता है, हाँ मालिक, यही है जिसने मुझे कहा था कि वह मोहन है। मैंने इसी को पैसे दिए थे। यह सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। वह राजू के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। चाचा जी, ये सब आपने किया है। मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है बिरजू के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इससे सारे पैसे ले लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। राजू, बेटा मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था। इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, राधा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और राधा और उसके पिताजी को इस गांव से निकलवा दिया, ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। अभी जब बलदेव सिंह अपनी गलती स्वीकार कर रहा था, तभी गिरधर लाल भी वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। इसके बाद राजू और उसके पिताजी राधा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से राधा का हाथ भी मांगते हैं।